सन 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी राज की एक शुरुआत हुई, जिसका श्रेय लॉर्ड क्लाइव को दिया जाता है। इस प्रकार बंगाल में वह पहला गवर्नर नियुक्त हुआ। सर जैन सरकार का यह अभिमत है कि प्लासी के युद्ध से भारतीय इतिहास में मध्य युग का अंत हुआ था और आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी। 1757 से लेकर 1760 तक क्लाइव गवर्नर के रूप में कार्यरत रहे और 1760 में वे वापस इंग्लैंड चले गए। क्लाइव के जाने के पश्चात वेंसिटॉर्ट बंगाल के गवर्नर नियुक्त हुए, जिन्होंने 1760 से लेकर 1765 तक गवर्नर के रूप में रहते हुए कार्य किया और इन्हीं के कार्यकाल में सन 1764 की बक्सर की लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई के बारे में हम सब ये जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत की 3 शक्तियों अर्थात बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को परास्त कर दिया था। अंग्रेजों पर यह आरोप लगाए जाते थे कि प्लासी के युद्ध को उन्होंने गलत तरीके से जीता, लेकिन बक्सर के युद्ध में उन्होंने 1 लाख से भी अधिक बड़ी सेना को महज 8000 सैनिकों की मदद से परास्त किया। अब उनके कदमों पर शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे, उन्होंने घुटने टेक दिए थे। बंगाल का नवाब मीर कासिम मैदान छोड़कर फरार हो चुका था। पुनः 1765 में इलाहाबाद की संधि को करने के लिए क्लाइव को भारत बुलाया गया और इस प्रकार क्लाइव ने अपनी द्वितीय गवर्नरी 1765 से 1767 की अवधि में कार्य किया उसने, और इस अवधि में उसने बंगाल में द्वैध शासन को स्थापित किया। आइए हम लोग जानते हैं कि यह द्वैध शासन क्या था। जब दूसरी बार क्लाइव भारत आए, बंगाल में आए, तो उन्होंने देखा कि परिस्थितियां बदल चुकी थीं। मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, वे बक्सर के युद्ध के बाद फरार हो चुके थे, लापता हो चुके थे, और मीर जाफर जिसने क्लाइव के साथ मिलकर प्लासी के युद्ध में षड्यंत्र रचा था, उसका देहांत हो चुका था और उसके स्थान पर बंगाल का नवाब मीर जाफर का एक अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला नियुक्त किया गया था। बक्सर के युद्ध के उपरांत जिस तरह से अवध के नवाब और बंगाल के नवाब तथा मुगल बादशाह की पराजय हुई थी, उसमें जैसा कि अभी मैंने बताया कि मीर कासिम फरार हो गया था, 2 नवाब बचे, यानी अवध का नवाब शुजाउद्दौला वह अंग्रेजों की दया पर निर्भर कर रहा था। दूसरी ओर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों से सुरक्षा पाने को उत्सुक थे, और ऐसे में जो 1765 का फरमान था, उस फरमान के द्वारा जो कि मुगल बादशाह के द्वारा तत्कालीन समय में दिए गए थे, बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी अंग्रेजों को दी गई। अंग्रेजों ने इसके एवज में यह स्वीकार किया कि वे मुगल बादशाह को 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष देंगे और अंग्रेजों को लगान वसूली तथा असैनिक न्याय का अधिकार प्राप्त हुआ। दूसरी ओर नवाब नजमुद्दौला को निजामत का अधिकार मिला, यानी बंगाल में शांति व्यवस्था को बनाना, बाह्य आक्रमण से रक्षा करना और फौजदारी न्याय करना, ये कार्य निजामत यानी नजमुद्दौला जो बंगाल का नवाब था
उसके जिम्मे था। सरकार के इस दोहरे स्वरूप को ही द्वैध शासन कहा जाता है। लगान वसूली का अधिकार, असैनिक न्याय का अधिकार कंपनी को दिया गया और आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा और फौजदारी न्याय नवाब के पास सुरक्षित रहे। इस दोहरी सरकार में हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों ने अर्थात क्लाइव ने प्रत्यक्ष नियंत्रण को अपने हाथों में नहीं लिया। वह चाहता तो ऐसा कर सकता था, लेकिन अगर क्लाइव प्रत्यक्ष नियंत्रण बंगाल के शासन का उत्तरदायित्व अगर अपने हाथ में लेता तो वह तत्कालीन समय में जहां एक ओर भारतीय नरेशों के ईर्ष्या का शिकार होता, वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड में भी उसका विरोध हो सकता था। पार्लियामेंट में इस पर प्रश्न उठाए जा सकते थे। इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं किया और जिस प्रकार की व्यवस्था भारत में क्रियान्वित की गई थी उसमें कोई भी कानूनी कठिनाई नहीं थी। इस व्यवस्था में हम देखते हैं कि कंपनी को केवल आर्थिक लाभ हो रहा था। अंग्रेज व्यापारी थे, आर्थिक लाभ चाहते थे और कहा भी जाता है कि अर्थ है बाकी सब व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने लगान वसूली का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लिया और इस कार्य में भी उन्होंने सीधे तौर पर अपना हाथ नहीं डाला, बल्कि इस कार्य के लिए उन्होंने व्यवहारिक व्यवस्था अपनाते हुए 2 नायब दीवान को नियुक्त किया। बंगाल का नायब दीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया गया और बिहार का नायब दीवान राजा सिताब राय को बनाया गया। रजा खां का हेडक्वार्टर मुर्शिदाबाद में रखा गया और बिहार में राजा सिताब राय का हेडक्वार्टर पटना में रखा गया। यानी कंपनी ने अपने लगान वसूली के उत्तरदायित्व को इन 2 भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। दूसरी ओर निजामत इस समय नवाब के पास थे और आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए उसे सैनिकों की जरूरत थी, लेकिन इन सैनिकों के लिए उसे कंपनी पर निर्भर रहना पड़ता था। दूसरी ओर नवाब चूंकि अल्पवयस्क था, इसलिए उसके लिए भी नायब की आवश्यकता थी और इस पद पर एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया गया, यानी रजा खां को। यानी रजा खां के पास दोहरा उत्तरदायित्व था। जहां वह नायब दीवान भी था, वहीं वह नायब निजाम भी था और इस पद पर वह 1772 तक, यानी जब तक बंगाल में द्वैध शासन रहा तब तक वह बना रहा। इस तरह अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व अपने हाथों में नहीं लिया, केवल और केवल उन्होंने आर्थिक लाभ या अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। इसलिए हमें देखते हैं कि आरंभ से ही द्वैध शासन की व्यवस्था असफलता की ओर जाने लगी और ऐसे में कंपनी के कर्मचारी अपने व्यक्तिगत व्यापार पर विशेष रूप से ध्यान देने लगे और यह व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। दस्तक यानी फ्री पास, इसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा और आंतरिक व्यापार पर कंपनी के कर्मचारियों का एकाधिकार एक प्रकार से बन गया और इससे भारतीय व्यापारी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। बंगाल का तत्कालीन समय का जो उद्योग था वो डाउनफॉल की ओर जाने लगा। इसके अलावा जो बंगाल का प्रसिद्ध रेशमी और सूती वस्त्र उद्योग था वह भी नष्ट प्राय होने लगा। एक समय था कि जब बंगाल के मलमल की डिमांड पूरी दुनिया में होती थी, उस उद्योग पर भी अंग्रेजों ने आघात पहुंचाने का कार्य किया। कंपनी के गुमास्ते यानी उनके प्रतिनिधि अब जुलाहों को भी अपने कार्य कराने के लिए बाध्य करने लगे। जुलाहों ने यहाँ तक या तो अपने अंगूठे काट दिए या उनके अंगूठे कटवा दिए गए और ऐसे अत्याचार के दौर में ये सारे जुलाहे बंगाल से पलायन यानी इस द्वैध शासन की व्यवस्था में उद्योग धंधे तो नष्ट हुए ही,
साथ ही साथ कृषि भी पतनावस्था की ओर जाने लगी। जब जमीन को ठेके पर दे दिया गया, जमीन की वसूली को ठेके पर दे दिया गया, इससे सबसे अधिक अगर किसी पर आघात पहुंचा तो वो था बंगाल का किसान। किसानों ने मुनासिब समझा कि खेत को छोड़कर भाग जाएं, बनिस्बत खेती करें। खेती से उनको कोई लाभ नहीं था, यानी खेती में सूर्योदय से सूर्यास्त तक पसीना बहाने के बाद भी उनके पास बचता कुछ नहीं था, बल्कि वे शोषण और अत्याचार के शिकार होते थे। ऐसे में कंपनी के पास जब आय कम होने लगी, जाहिर सी बात है कृषि कार्य नहीं होगा तो राजस्व नहीं मिलेगा, तो उनकी जब आय कम होने लगी तो इस आय की बढ़ोतरी के निमित्त उन्होंने कुछ प्रबंधकों की नियुक्ति की, कुछ सुपरवाइजर्स उन्होंने अपॉइंट किए ताकि इस स्थिति से सुधार हो। 1769 में उन्होंने पूरे बंगाल को 30 जिलों में डिवाइड किया और प्रत्येक जिले में एक प्रबंधक उन्होंने अपॉइंट किया। इसके पीछे उनका मुख्य ऑब्जेक्ट था कि ये प्रबंधक एग्रीकल्चर को प्रोत्साहित करें, जिससे प्रोडक्शन बढ़े, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इससे कंपनी को अधिकाधिक लाभ होगा। सन 1770 में उन्होंने लगान समिति बनाई, एक मुर्शिदाबाद में, एक पटना में, जो कि रेजिडेंट की सहायता किया करते थे, और कालांतर में यह लगान समिति इतनी ज्यादा शक्तिशाली बनी कि उन्होंने कलकत्ता काउंसिल के आदेशों की भी अवहेलना करनी शुरू कर दी थी। इस तरह हमें पाते हैं कि इस द्वैध शासन की व्यवस्था के परिणाम हानिकारक हुए। व्यक्तिगत व्यापार के दोष इसमें चरम पर पहुंच गए और इस व्यवस्था से किसान, व्यापारी, उद्योग धंधे नष्ट प्राय हो गए, उनको बहुत ज्यादा हानि पहुंची। और बंगाल में इस तरह की स्थिति के दौरान 1770 में जो एक प्राकृतिक विपदा आई, यानी अकाल का प्रभाव पड़ा, उसकी भयावहता की जब चर्चा होती है तब कहा जाता है कि सन 1770 के अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। और इसका इफेक्ट कंपनी पर भी पड़ा था, क्योंकि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई थी, उस कंपनी के हालात 1770 में इस स्थिति में पहुंच गए थे, आय में इस कदर कमी हुई थी कि उसको इंग्लैंड के बैंक से 6 लाख पाउंड के कर्ज की मांग करनी पड़ी। क्लाइव 1767 में जब भारत से वापस गए तब उनके स्थान पर वर्लेस्ट को गवर्नर अपॉइंट किया गया था। 1767 टू 1769 तक वर्लेस्ट गवर्नर रहे, और वर्लेस्ट के बाद बंगाल के अगले गवर्नर कर्टियर हुए 1769 टू 1772। इस समय तक आप यहाँ पे देख रहे हैं बंगाल में जैसे तैसे यह दोहरी शासन व्यवस्था बनी रही, लेकिन जब 1772 में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बनकर आए तो उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त करने का निश्चय किया, और कालांतर में 1773 में उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल हम ऐसा पाते हैं कि 1765 से 1772 तक जो बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था रही, इससे व्यवस्था सुधरने की बजाय व्यवस्थाएं बिगड़ी, और इससे किसान, मजदूर और उद्योग धंधे बेहद
प्रभावित हुए। और तो और 1770 के अकाल ने इसको और भी अधिक फ्लॉप बना दिया। और के.एम. पणिक्कर को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उनका अभिमत है 1765 से 1772 तक जो व्यवस्था बंगाल में स्थापित की गई थी उसको उन्होंने डाकू राज निरूपित करने का प्रयास किया है। थैंक यू वेरी मच।